तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में। समझेंगे कि सिस्टोसोमा अपनी लाइफ साइकिल किस तरीके से ह्यूमन और स्नेल्स के अंदर कंप्लीट करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले समझते हैं सिस्टोसोमा के मॉर्फोलॉजी के बारे में। सिस्टोसोमा की अगर हम बात करें तो सिस्टोसोमा के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल बॉडी है वो मेल बॉडी के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, यानी आप देख के बता सकते हो कि ये जो बड़ी बॉडी है ये फीमेल होगी और जो छोटी बॉडी है वो किसकी होगी, मेल की होगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक अलग सी चीज आपको देखने को मिलती है कि जो यहाँ पर मेल बॉडी है, मेल बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का कैनाल देखने को मिलता है जिसको हम गायनोकोफोरल कैनाल बोलते हैं। और ये जो गायनोकोफोरल कैनाल है ये बेसिकली बनता ऐसे है कि जो मेल बॉडी है उसकी जो वेंट्रल साइड है उसके जो स्किन आगे की तरफ इस तरीके से आ जाएगी जिसकी वजह से बीच में कैनाल बन जाता है और इसी कैनाल के अंदर फीमेल बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बाकी किसी चीज में, किसी दूसरे बोल सकते हो पैरासाइट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हो कि ये क्या है, एक दो जिस्म एक जान वाली कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये बॉडी इसके अंदर रहेगी, यानी जो फीमेल है मेल के गायनोकोफोरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप देखेंगे कि दो टाइप के इस तरीके से सकर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक होता है ओरल सकर और दूसरा होता है आपका वेंट्रल सकर। और ये जो वेंट्रल सकर है मेल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट या बोल सकते हैं थोड़ा पावरफुल होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। उसके जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है कि वेंट्रल सकर के जस्ट नीचे यहां पर आप देखेंगे कि जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेम एज यहां पर भी जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू बोल सकते हैं कि यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली ये बॉडी कहां प्रेजेंट होगी, इस गायनेकोफोरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो आपका सिस्टोसोमा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन के ब्लड के ऊपर पैरासाइट होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसकी बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज होती हैं जिनका जो पैसेज है ह्यूमन के अंदर अलग अलग होता है। इनका इन्फेक्शन करने का जो तरीका है या बोल सकते हो कि जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिस्टोसोमा की आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को मिल सकती है, जैसे कि सिस्टोसोमा हिमेटोबियम आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो सिस्टोसोमा क्या होगा, जैपनिकम हो गया, उसके बाद मिकोंगी हो गया, उसके बाद सिस्टोसोमा मेंसोनी हो गया। इस तरीके से इसकी अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो अलग अलग स्पीसीज है ह्यूमन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, उसको बेसिकली क्या हार्म करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ये जो सिस्टोसोमा हिमेटोबियम है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वेसाइकल ब्लड फ्लूक, या सिंपल इसको ब्लड फ्लूक भी बोलेंगे, बिकॉज ये ह्यूमन के ब्लड के ऊपर पैरासाइट होता है। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एज अ पैरासाइट होता है। ठीक है, पैरासाइट का सिंपल मतलब क्या है कि किसी दूसरे प्रे के ऊपर या किसी होस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली होस्ट से न्यूट्रिशन लेता रहता है और होस्ट को कमजोर करता रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करो कि सिस्टोसोमा ह्यूमन के बॉडी के ऊपर पैरासाइट है तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा और उसको धीरे धीरे डिजीज कर देगा। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सिस्टोसोमा है ये क्या करता है, सिस्टोसोमियासिस नाम की एक डिजीज कॉज करता है। सिस्टोसोमियासिस का मतलब क्या है कि जनरली ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आपको यहाँ पर महसूस होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इसके अलग अलग स्पीसीज हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये यूरोजेनाइटल वेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो गया या हेपेटिक पोर्टल वेन हो गया उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, मिजेंट्रिक वेसल्स में हो गया, मिजेंट्रिक वेसल्स का मतलब इंटेस्टाइन या बावल्स के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। अगर हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को बिलोंग करता है। क्लास इसका कैसा होगा, ट्रिमेटोडा होगा। ऑर्डर की बात करें तो डाइजीनिया हो जाएगा। जीनस की बात करें तो सिस्टोसोमा हो गया और स्पीसीज की बात करें तो हिमेटोबियम आ जाएगा।
ये इसका क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, आपको अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, यानी जनरली जो इन्फेक्शन है आपको इन जगहों पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली आप बोल सकते हो रत्नागिरी जो महाराष्ट्र है वहां पर इसके केसेस देखने को मिले हैं, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ये इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया है, तो एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, फिर डायरेक्टली मूव कर देंगे इसके लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो सिस्टोसोमा है बेसिकली हर्माफ्रोडाइट नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना। तो यहां पर एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, दोनों बॉडी अलग अलग होता है। बस फर्क यह है कि जो फीमेल है वो मेल बॉडी के अंदर रहती है, गायनेकोफोरल कैनाल के अंदर रहती है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो हर्माफ्रोडाइट हो जाएगी, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, यहां पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अडल्ट वॉर्म है उसकी जो लेंथ है लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक जाएगी, और बॉडी इसका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बिल्कुल सिलेंडर के जैसा होगा, बेलनाकार इसका स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल सकर्स देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी के ऊपर टेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो WBC या जो एसिडिक नेचर्स के जो जूसेस होते हैं उनसे इसको बचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड का मतलब एक साइड से ओपन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सिस्टोसोम्स होते हैं या जो सिस्टोसोमा है वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लगभग 20 से 30 साल तक इसकी एज होती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बॉडी पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल होगी, इलोंगेटेड होगी और ग्रेइश पिंकिश कलर का हो सकता है। तो ये क्या है, इसके छोटे छोटे मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मेल और फीमेल्स की बात करें तो दोनों के पास क्या होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वेंट्रल सकर है मेल के अंदर वो ज्यादा पावरफुल होता है, ये चीज आपको याद रखना है। फीमेल यहां पर हमेशा मेल के गायनेकोफोरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होगा, ये चीज मैंने अभी आपको बता ही दिया। नेक्स्ट फीमेल कैसी होती है, लॉन्गर होती है और उसका बॉडी सरफेस स्मूथ होता है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर क्या होगा, फेरिंग्स नहीं होता, इनके अंदर फेरिंग्स नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। सेक्सेस यहां पर सेपरेट होंगे, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको इजीली विजिबल होगा, ये चीज याद रखना है। मेल का जो साइज होता है वो छोटा होगा, फीमेल साइज में बड़ी होती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो उसके अंदर आपको लगभग 4 से 5 टेस्टिस देखने को मिल जाएंगे, वास डिफरेंशिया देखने को मिल जाएगा, वास डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, सेमाइनल वेसिकल देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, यहां से चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर हम बात करें सिस्टोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में तो सिस्टोसोमा बेसिकली 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जहां पर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो तो आपका स्नेल होता है और जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो आपका ह्यूमन या मैन होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि जो डेफिनेट होस्ट होता है वो आपका मैन होगा और इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो आपका स्नेल होता है, फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब ये अपनी लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट करता है पहले इसको इस डायग्राम की मदद से समझ लेंगे, देन पीपीटी की मदद से फटाफट सारी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। तो आप इस डायग्राम पे थोड़ी देर के लिए आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है सिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में। अब सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होता है उसको समझते हैं। जनरली जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है, जो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन है, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन के यूरिन या फिसिस से, फिसिस का मतलब ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, सो यूरिन या बोल सकते हो कि ह्यूमन जो वेस्ट है उसके अंदर जो इन्फेक्टेड एग होगा या बोल सकते हैं कि जो एग प्रेजेंट होगा सिस्टोसोमा का ह्यूमन यूरिन और फिसिस के अंदर जो प्रेजेंट होगा, तो जब उसको ह्यूमन रिलीज करेगा तो डायरेक्टली वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सो जैसे ही ह्यूमन यूरिन और ह्यूमन फिसिस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे सिस्टोसोमा के एग वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो उसके बेसिकली इन्फेक्टिव स्टेज या बोल सकते हो एग से स्टार्ट होती है, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि ये जो सिस्टोसोमा का ये जो एग होता है उसके अंदर इस तरीके से टर्मिनल निडल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जिसके एग में आपको टर्मिनल निडल्स देखने को मिलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिस्टोसोमा। ठीक है, तो सिस्टोसोमा का जब एग पानी के कॉन्टेक्ट में आता है और उस समय क्या होगा, यहाँ पर ये निडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने के बाद अब ये क्या होगा, जैसे ही इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, बोल सकते हैं कि कंडीशन फेवरेबल होगी, वैसे ही इसके अंदर हैचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस एग के अंदर क्या होगा, हैचिंग होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही हैचिंग होना स्टार्ट होगा, ये हैच होने के बाद एक लार्वा में कन्वर्ट होता है, और ये जो लार्वा है इसके चारों तरफ आप देखोगे सीलिया प्रेजेंट होगा, और इस लार्वा को हम बोलते हैं माइरासीडियम लार्वा। ये लार्वा कैसा होगा, माइरासीडियम लार्वा। अब ये जो लार्वा है इस सीलिया की मदद से धीरे धीरे पानी में तैरते हुए क्या करेगा, अपने इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढता है, और इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर क्या होगा, फ्रेश वाटर स्नेल होता है। तो ये जैसे ही इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढेगा, यानी फ्रेश वाटर स्नेल को ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद डायरेक्टली ये क्या करेगा कि ये जो स्नेल है, स्नेल के लिवर के अंदर एंटर करता है। ठीक है, कहां पर एंटर करेगा, माइरासीडियम लार्वा इसके लिवर में एंटर करेगा। अब जब ये लिवर के अंदर एंटर करेगा, अब यहां पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये जो माइरासीडियम लार्वा है ये स्पोरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डिवीजन करेगा तो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट करेगा, स्पोरोसिस्ट में फिर से दोबारा डिवीजन होके नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोसिस्ट बनाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन जो स्पोरोसिस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस फॉर्म में, सरकेरिया फॉर्म में। और ये जो सरकेरिया फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में ये क्या है कि ये जनरली कि स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एडवांस फॉर्म है, जैसे दोबारा से स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है कि जैसे ही इस फॉर्म में आ जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा। अब ये फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा की फॉर्म में ये पानी के अंदर आ जाएगा, और पानी के अंदर आने के बाद अब ये ह्यूमन होस्ट को ढूंढता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको ह्यूमन होस्ट मिलता है, तो ह्यूमन होस्ट की, या बोल सकते हैं ह्यूमन के स्किन को पेनिट्रेट करके ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा। इसको बोलेंगे फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा, क्योंकि इसका टेल इस तरीके से बाइफेडेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जैसे ही ये जो आपका फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा है, यही लार्वा ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। इसका नाम याद रखेंगे कि ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए, तो ये जो फॉर्क टेल लार्वा है, फॉर्क टेल सरकेरिया लार्वा, ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसके स्किन के थ्रू एंटर करता है। यानी कहीं पे चोट चपेट लगी है, कटा पिटा है, तो यहाँ ये क्या करेगा, उसके थ्रू डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर, या ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो अब होगा क्या कि जो वेन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन वेन्स की मदद से, वेना केवा की मदद से सबसे पहले इसको किसके अंदर भेजा जाएगा, राइट हार्ट के अंदर। ठीक है, कहां भेजा जाएगा, राइट हार्ट के अंदर। ठीक है, राइट हार्ट से उसके बाद कहां पे भेजा जाता है, इसको लंग्स के अंदर। फिर इसको कहां भेज दिया जाएगा, कैपिलरीज की मदद से लंग में भेज दिया जाएगा। लंग्स के बाद ये डायरेक्टली दोबारा से फिर लेफ्ट हार्ट में आता है। ठीक है, फिर किस में आएगा, लेफ्ट हार्ट में आएगा। लेफ्ट हार्ट से जो अयोटा होता है, अयोटा की मदद से ही इसका सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो सिस्टमिक, यानी लेफ्ट हार्ट की मदद से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, यानी मेन बॉडी पार्ट के अंदर हमारा एंटर करता है। ठीक है, और वहां से ये डायरेक्टली मूव करता है ह्यूमन के लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये तब तक रहता है जब तक कि ये पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाए। जब यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी दोनों ही लिवर में मैच्योर होती है, तो लिवर में मैच्योर होने के बाद अब ये क्या है कि सर्कुलेशन के अगेंस्ट जाके अब ये कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, ब्लैडर के ब्लड वेसल्स के अंदर हो गया, उसके अंदर जाएगी, और जाने के बाद वहां पर बेसिकली एग या अंडे देती है। ठीक है, अब जैसे उसके अंदर अंडे देगी, और वो अंडे क्या है, सर्कुलेशन के बाद इंटेस्टाइन हो गया या यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके अंदर जाएगा, और जाने के बाद यूरिन या फिसिस की मदद से दोबारा से इसको ये पानी के अंदर रिलीज होगा। फिर से ये जो एग है, बेसिकली जैसे ही एग पानी के अंदर रिलीज होगा, उसके बाद दोबारा से ये साइकिल कंप्लीट चलने लग जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं इस साइकिल को फिर से सम अप कर देता हूं, सो दैट कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि सिस्टोसोमा के स्पीसीज के बेसिस पे ये जो इन्फेक्शन है डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि सिस्टोसोमा मैंसोनी है या जैपनोकम हो गया या हिमेटोबियम है, ये ह्यूमन फिसिस के थ्रू क्या है पानी के अंदर आएगी, ठीक है। अब पानी के अंदर आने के बाद जैसी कंडीशन फेवरेबल होगा, ये हैच आउट होकर माइरासीडियम लार्वा में जाती है। माइरासीडियम लार्वा स्नेल को पेनिट्रेट करेगी, लिवर में जाएगी, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद स्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगी। स्पोरोसाइट्स में एक बार फिर से डिवीजन होगा और वो स्पोरोसाइट नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोसाइट्स बनाएगी, और नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोसाइट्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फॉर्क टेल सर्केरिया लार्वा, और इस फॉर्म में उसके बॉडी से बाहर निकलेगी। और ये जो फॉर्म है ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जब ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट कर रही होती है, उस केस में ये जो इसका टेल है वो टेल को गिरा देती है, सेड ऑफ कर देती है, और जैसे ही ये फॉर्क टेल सर्केरिया लार्वा अपना टेल गिरा देती है, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, सिस्टोसोमिली हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोसोमुला या सिस्टोसोमिली, जो भी बोल सकते हैं। जैसी टेल गिर जाएगा इसका नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्टोसोमिली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिस्टोसोमिली जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले वो राइट हार्ट में जाएगा। राइट हार्ट से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, लंग्स में जाएगा। लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद फिर क्या होता है, लेफ्ट हार्ट में आएगा। लेफ्ट हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हुए फिर वो लिवर में जाता है। लिवर में कुछ समय तक के लिए इंतजार करता है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। जैसे मेल और फीमेल मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद सर्कुलेशन के अगेंस्ट जाके ये क्या होगा, आपके सिंपल से जो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स है उसके अंदर या ब्लैडर के ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगी, और वहीं पर ये अपने एग को ले करती है। जैसे ही वहां पर एग ले करेगी, वहां से जो एग है वो क्या होगा कि इंटेस्टाइन की मदद से फिसिस के अंदर एंटर कर लेगी, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर हम बात करें तो यूरिन के अंदर आ जाएगी। और यूरिन के अंदर के आने के बाद जैसे ह्यूमन यूरिन और फिसिस पास आउट करता है, दोबारा से ये लाइफ साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इन्हीं सभी चीजों को हम क्या करेंगे, पीपीटी की मदद से फटाफट सभी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है वो यूरिन या फिर फिसिस की मदद से क्या है, वाटर के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एग है वो बेसिकली क्या करेगा, वहां पे जाके हैच आउट होगा, और हैच आउट होने के बाद डायरेक्टली वो क्या है, ह्यूमन के अंदर एक बेसिकली बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसको ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। यानी नोज के अंदर इस तरीके से ग्रेनुलोमा क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा स्नोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है इस डिजीज के अंदर। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर जो एग है, एग की हैचिंग के बाद क्या होगा, सीलिएटेड लार्वा बनता है, और ये सीलिएटेड लार्वा क्या है, पानी के अंदर फ्रीली मूव करता है और अपने इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढता है, जो कि स्नेल होता है, ठीक है। अब ये स्नेल के अंदर जो माइरासीडियम लार्वा है, ये स्नेल को पेनिट्रेट करता है और डायरेक्टली उसके लिवर में एंटर करता है, ठीक है। वहां पर ये बेसिकली जो माइरासीडियम लार्वा है स्नेल के लिवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। अब स्पोरोसिस्ट बार बार मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोसिस्ट बनाएगा, जो कि बाद में फॉर्क टेल सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और यही फॉर्क टेल सर्केरिया लार्वा क्या है, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब ये जो सर्केरिया है ये स्केप करता है स्नेल से और डायरेक्टली पानी में एंटर करता है। पानी में एंटर करते ही डायरेक्टली ये ह्यूमन की बॉडी में पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करते ही उस समय जो सर्केरिया लार्वा है अपने टेल को लूज कर देता है। और जब वो टेल को लूज करता है उसके बाद उसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, सिस्टोसोमिली बन जाता है, ठीक है। वो नाम आपको याद रखना है। उसके बाद वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लेफ्ट हार्ट तक आ जाता है। लेफ्ट हार्ट आने के बाद वो क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद लिवर के अंदर वो बेसिकली लिवर के अंदर एंटर करेगा, और लिवर के अंदर बेसिकली क्या है, तब तक वेट करता है जब तक कि ये पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर होने के बाद वो कॉपुलेट करता है कहाँ पर, आपके इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स, और उसके अलावा बोल सकते हो इंटेस्टाइनल के अलावा ब्लैडर के ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करेगा, अपने आप को मतलब वहां पे कॉपुलेट करते हैं और एग को प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो एग है आपके फिसेज और यूरिन के थ्रू मतलब पानी के अंदर आएगा, और उसके बाद वो साइकिल रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन फैलता कैसा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है कि कॉन्टैमिनेटेड फ्रेश वाटर, यानी ह्यूमन क्या है, अगर ऐसी नदी में नहा रहा है, या फिर जैसे मान लेते हैं कि गांव में आपने देखा है चावल के खेत, जब चावल के खेतों के अंदर जब ह्यूमन मतलब कि वहां पे एंटर करता है, तो उस केसेस में वो उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ह्यूमन डायरेक्टली वाटर से
कांटेक्ट में आएगा ऐसे वाटर से जिसके अंदर आपका ये फॉक्सटेल सर्केरिया लार्वा है, तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिंग स्टेज होता है वो सर्केरिया लार्वा होगा, फॉक्सटेल, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, वेसाइकल प्लेक्सिस या वेन्स प्रेजेंट होती है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में, तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है ह्यूमंस के अंदर बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज है, उसके अंदर इस तरीके से ग्रेनुलोमा कॉज करता है, ठीक है। कभी कभी हम इसको नाम देते हैं, इवन अगर हम बात करें कि जो छोटे छोटे बोवाइन एनिमल्स होते हैं उसके अंदर ये कलीफ्लावर लाइक ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ये नाम याद रखना है कि जो ग्रेनुलोमेटस जो रिस्पॉन्स होगा वो कलीफ्लावर जैसा होता है, यानी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उठा हुआ होता है, इस तरीके से, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो बहुत तेज स्नोरिंग, ये सब चीज़ें कॉज करता है। उसके बाद स्किन टिश्यूज के ऊपर इरिटेशन कॉज करता है। ये सारी चीज़ें इसका काम होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर या फिर हम बात करें किस तरीके से ये एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो जनरली क्या होगा कि जहाँ पे भी आपकी बॉडी का टिश्यू या स्किन रप्चर है तो उसके थ्रू एंटर कर सकता है। उसके अलावा टॉक्सिक मेटाबोलाइट जब रिलीज करता है तो फीवर हो गया, फैटिग हो गया, वेट लॉस हो गया, अट्रिक एरिया हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो गया, पाल्पेबल स्प्लिन हो गया, ये सारी चीज़ें, या हीमाटूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसको डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो यूरिन टेस्ट हो गया, फिसिस टेस्ट हो गया, इनकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, फिसिस के एग्जामिनेशन हो गया, इनकी मदद से इसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ट्रीट करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है वो क्या होगा, पार्जी क्विंटल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा मेट्रीफोनेट भी हो सकता है जो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।